तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोइजन रेशियो। काफ़ी आसान है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मुश्किल से मैं तुम्हें 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, उससे पहले समझो कि जब हम किसी वायर, ये मान लो वायर है, इस पर हम लोड डाल रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा था। क्या था, उसकी हमें लेंथ में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था। इतना सिंपल सा बात है। लेकिन उसमें एक चीज़ और साथ में हो रही थी। अगर जैसे मान लो ये कोई रॉड है, क्या है ये, रॉड है। अगर तुम इसकी लेंथ इंक्रीज करोगे और मटेरियल सेम रहे, मतलब नो चेंज इन मटेरियल, नो चेंज इन मटेरियल, कैसा ना हो कि मतलब मटेरियल सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा वायर ले लें या फिर ले लें कि उसमें कुछ ऐड कर दें, नहीं, मटेरियल सेम रहना चाहिए, मतलब मटेरियल में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर तुम इसकी लेंथ इंक्रीज करते तो उसका डायमीटर भी डिक्रीज हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम किसी बॉडी की लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उसका डायमीटर भी डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है। जैसे मान लो कोई, अगर मान लो एक पेन है, अगर मान लो इसको मैं खींचूंगा तो इसका जो डायमीटर होगा ना, ये मोटाई, जिसकी जो मोटाई है ना, ये क्या होगी, मोटाई, ये इसकी कम हो जाएगी। अगर जस्ट इसका अपोजिट बोल लें, अगर मान लो ये बॉडी है, इसको अगर क्या करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इसको करते हैं कंप्रेस, तो अगर इसकी साइज़ घटेगी, क्या घटेगी, साइज़ अगर घटेगी तो इसका डायमीटर इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो डायमीटर डिक्रीज होता है, अगर लेंथ डिक्रीज होती है तो डायमीटर इंक्रीज होता है। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर लेंथ पे जब बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। और अगर जैसे मान लो हम डायमीटर की बात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं लेटरल, लेटरल। इतनी बात तो समझ में आ गई है कि नहीं। यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत भी, समस्या भी नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लो इस वायर की लेंथ कितनी थी, एल थी। इस पे हमने ऐसा फोर्स लगाया है, इस पे ऐसा मतलब हमने ऐसा फोर्स लगाया है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई है, एल डैश हो गई है। जैसे मान लो इसकी लेंथ पहले थी 10 सेंटीमीटर, फिर इसकी हो गई है 12 सेंटीमीटर। तो अगर बेसिकली देखें कि यहाँ इसका ये लेंथ में चेंज आया कि नहीं आया है, इतना आया कि इसे बोलेंगे हम डेल एल। डेल एल क्या निकालेंगे, डेल डैश माइनस, सॉरी, एल डैश माइनस एल, मतलब चेंज इन लेंथ इतना ही है कि नहीं। अगर इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है तो तुम एक चीज़ ऑब्जर्व क्या करोगे कि इसके डायमीटर में डिक्रीमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर इसका था 2 सेंटीमीटर, और जब इसको हमने खींच के लाया तो इसका हो गया है 1 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं हम डी और इसको मान लेते हैं हम डी डैश। तो आखिरकार ये इतना जो डायमीटर में चेंजेस आए हैं, देखने को मिले हैं, तो डेल डी क्या होगा, डेल डी होगा डी डैश माइनस डी, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो, हम क्या देख रहे हैं कि डायमीटर, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही तो डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास नेगेटिव। इसलिए क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब कि लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो हम क्या देखेंगे, डेल एल अपॉन एल। और हम क्या देखते हैं फिर, लेटरल स्ट्रेन। क्या देखते हैं, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मतलब कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर लेंथ में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो लेटरल स्ट्रेन मतलब डायमीटर में, सिंपल सा। तो डेल डी अपॉन डी, ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि जो लेटरल स्ट्रेन आएगा
उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव क्यों आएगी? क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है और ये पहले से नेगेटिव है, इसका नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हमें देखने को मिल जाएगा। देखो बेटा, पॉइजन रेशियो है कुछ नहीं, रिलेशन बिटवीन क्या है, ऐसे याद रखो, रिलेशन बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जो पॉइजन रेशियो है, जैसे हम लोग इससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, रिलेशन बिटवीन ऐसे लिख लो, रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। अब देखो, इसको याद करना ऐसा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है वो अलोंग द स्ट्रेस होता है, अलोंग द फोर्स या स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फोर्स भी लिखते हैं, अप्लाइड फोर्स की। और जो लेटरल स्ट्रेन होता है वो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेस या अप्लाइड फोर्स। फोर्स लिख लो या अप्लाइड फोर्स लिख लो, बात एक ही है। क्या हो? अप्लाइड फोर्स। इतनी सी सिंपल सी बात देखने को मिला। और जो पॉइजन रेशियो होता है वो रिलेशन बिटवीन क्या है? रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। देखो इसकी वैल्यू आई क्या? इसकी होती है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कन्फर्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन क्या है? माइनस डी डेल्टा डी अपॉन डी। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? डेल एल अपॉन एल। देखो क्या हो, अगर हो क्या है? इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब होता है लेंथ का इंक्रीमेंट होगा। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर डिक्रीज होगा। समझ रहे कि नहीं? और कंप्रेशन में लेंथ डिक्रीज होती है लेकिन डायमीटर इंक्रीज होता है। तो पॉइजन रेशियो क्या है? माइनस डेल डी अपॉन डी और डेल एल अपॉन एल। अगर देखो कंप्रेशन हो रहा है तो ए वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। तब जब ए वाली नेगेटिव होगी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो देखो कंप्रेशन में जो होता है वो डेल एल अपॉन एल की वैल्यू तुम्हें नेगेटिव देखने को मिलेगी और डेल डी अपॉन डी की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और जब इसका इलोंगेशन होगा तो डेल एल अपॉन एल की वैल्यू पॉजिटिव देखने को मिलेगी और डेल डी अपॉन डी की वैल्यू तुम्हें नेगेटिव देखने को मिलेगी। दो बातों का ध्यान रखना। आसान सा टॉपिक था, कॉन्सेप्ट ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक बात और कह सकते हैं कि इस ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? ये नेगेटिव साइन को ये शो करता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन आर अपोजिट्स, आर इन अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस का मतलब होता है कि अगर एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है, अगर एक दूसरा डिक्रीज होता है तो एक इंक्रीज होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज़ जो देखने की है थियोरेटिकली, क्या है थियोरेटिकली, कि जो पॉइजन रेशियो होता है उसकी वैल्यू -1 से +0.5 के बीच में लाई करती है। कहाँ करती है? इन दोनों के बीच में लाई करती है। लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है, क्या होता है प्रैक्टिकली, इसकी वैल्यू 0 एंड 0.5 के बीच में लाई करती है। अगर हम लोग क्या देखें, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, क्या हम रिलेशन देखते हैं? क्या है रिलेशन? रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। तो रिलेशन बनता है
y इक्वल टू 3k1 - 2 सिग्मा, या फिर ऐसे देख सकते हो पहला रिलेशन। दूसरा है कि y इक्वल टू 2 1 प्लस, और तीसरा देखो यहाँ किस किस के बीच में रिलेशन है, यहाँ है बाई के एंड न्यू के, यहाँ है बाई और ए। अब ये तीसरा रह गया है कि इक्वल टू होता है 3k 2 न्यू और 6k + 2 न्यू। ये किस किस के बीच में रिलेशन है, सिग्मा के और न्यू के बीच में। और चौथा रिलेशन है कि 9 अपॉन यंग मॉडुलस इक्वल टू 3 अपॉन शेयर मॉडुलस प्लस 1 अपॉन के यंग मॉडुलस। ये किस किस के बीच में रिलेशन है, ये है यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बारे में। तो ये रहे हमारे पास 4 रिलेशन, कहीं कहीं कुछ ना कुछ यूज़ होता ही रहेगा। हर किसी के स्टूडेंट में एक क्वेश्चन हमेशा सा आ रहा होगा, मतलब किसी के दिमाग में आया होगा, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा होगा, कि क्या सर ये पॉइजन रेशियो की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचने वाला है। क्या है ये, सोचने वाला कि आखिर इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि पॉइजन रेशियो इक्वल टू क्या हो रहा है, डेल डी अपॉन डी और डेल एल अपॉन एल, और यहाँ नेगेटिव। अगर मान लो हम नॉर्मल सी कंडीशन सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि अगर ये सोच लो कि फिजिक्स में एक्सेप्शन है, क्या है, अगर हम क्या देखते हैं कि अगर हम लेंथ इंक्रीज़ करते हैं तो डायमीटर डिक्रीज़ होता है। तो इस कंडीशन में डेल डी अपॉन डी की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है और डेल एल अपॉन एल की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव है पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर हम देखते हैं कि लेंथ डिक्रीज़ करते हैं, मतलब कंप्रेस करते हैं, तो डायमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा। सिंपल सा है। अगर ये तो बिल्कुल लॉजिकली बात चल रही है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि डेल डी अपॉन डी की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है और डेल एल अपॉन एल की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। इसका मतलब है कि इन दोनों की हेल्प से ये वाली वैल्यू फिर पॉजिटिव आने वाली है। तो तुम क्या देख रहे हो कि बेसिकली तो पॉजिटिव आ रही है, लेकिन ऐसे कैसे आखिरकार बेसिक हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि आखिरकार मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो जो हमने सबसे पहले थ्योरी बताई, सबसे पहले चैप्टर पढ़ा था, हमने कहा था यहाँ किसका रूल है, यहाँ रूल है एटम्स का एंड मॉलिक्यूल्स का। और एटम एंड मॉलिक्यूल्स जहाँ भी आ जाते हैं वहाँ मतलब केमिस्ट्री आ जाती है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जब उनकी लेंथ इंक्रीज़ की जाती है तो डायमीटर भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब खींचने पे वो और चौड़े हो जाते हैं। है ना सोचने वाली बात, इंटरेस्टिंग बात लगी कि नहीं लगी है। अगर किसी चीज़ को खींचो तो वो चौड़ी हो जाती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कि इस केसेस में जब एल इंक्रीज़ करोगे, एल इंक्रीज़ हो रहा है, डी भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब डेल डी अपॉन डी भी पॉजिटिव है और डेल एल अपॉन भी एल पॉजिटिव है। ये दोनों पॉजिटिव आएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो शायद कुछ सब्सटेंस या मटेरियल हो रहे हैं जिसकी ऑक्टेटिक्स होते हैं, इनमें पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है वहाँ नेगेटिव देखने को मिलती है, लेकिन जनरली पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि इससे सिंपल शायद वो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हो ही सकते हैं ना। तो अब हम लोग कुछ क्या करते हैं कि सिंपल से एक आसान सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास सिंपल सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन। इसे कहीं वीडियो पॉज करके नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। समझा, चलो बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा और प्रैक्टिकली थोड़ा समझा दूँगा। आखिरकार ये जैसे मान लो ये कोई लेंथ थी, इसकी लेंथ थी कितनी, 10 सेंटीमीटर। इस पर हमने फोर्स लोड अप्लाइड किया तो इसकी हो गई है कितनी, एल है 10 सेंटीमीटर, इनिशियल एल डैश मतलब फाइनल हो गई है 12 सेंटीमीटर। कन्फर्म। इसका हम मान लेते हैं इनिशियली डायमीटर था कितना,
कितना था 1 mm, और इसका फिर हो गया डायमीटर कितना हो गया है 0.5 mm। इसे चेंज करोगे तो हो जाएगा 0.1 मीटर, इसे करोगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा, इसे करोगे तो 1 × 10⁻³ 1.5 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि सबसे पहले ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं। डेल इक्वल टू हो जाएगा डेल D अपॉन D और डेल L अपॉन L। तो सबसे पहले डेल D कितना आ रहा है, इनिशियली कितना है, फाइनल कितना है 0.5 -1, तो कितना आया है माइनस का 0.5। डेल L की वैल्यू कितनी आ रही है, तो हम करेंगे 12 - 10 = 2। तो इस सिंपल सा क्वेश्चन रखोगे तो हो जाएगा कितना -0.5 × 10⁻³ अपॉन 1 × 10⁻³ यहाँ रखोगे 2.2 होगा ना, 0.2 मीटर में करते 0.2 अपॉन इनिशियली था 10, तो ये तो इससे कैंसिल आउट 0.5 अपॉन 0.02, सॉल्व करोगे 50 अपॉन, तो हम क्या देख रहे हैं 50/2, जैसे इसका आ रहा है 25। देखो 25 आंसर देखिए घबराना नहीं, क्योंकि हमने अपने दिमाग से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया था, लेकिन बेसिकली हमने रेंज बता दी थी कि आखिरकार इससे इसके बीच में आया था। वो तो मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए कि ऐसा मतलब ऐसे क्वेश्चन करते हैं। वो बात अलग है कि 25 आ गई, इतनी लार्ज वैल्यू आ गई, इतनी होता नहीं है वैसे, वो देख हाइपोथेटिकल लिया था हमने। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लो, क्या कर लो, ढंग से रीड कर लो। सबसे पहले लिखते हैं कि आखिरकार इसमें गिवन क्या है। तो हम देखते हैं इसमें पोजीशन रेशियो की वैल्यू है 0.5। ये देखो एक क्वेश्चन सही, इसमें वैल्यू दी रखी है। इफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ इट सफ़र फ्रॉम लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, देखो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन कितनी है, डेल L अपॉन इतनी, तो है 2 × 10⁻³ तो हम लोग क्या निकालेंगे, डेल D अपॉन D, डेल L अपॉन L, सारी वैल्यू रखेंगे। देखो बेसिकली हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या निकालना है, कोई हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है, रॉड मतलब कैसी होती है, सिलेंडर के फॉर्म में, क्या होती है, सिलेंडर के फॉर्म में। तो हमें क्या निकालना है, डेल B अपॉन B, व्हाट इज़ परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इनटू 100। परसेंटेज की बात करते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कोई भी लॉजिक इसमें नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो हम जानते हैं कि आखिरकार हम वॉल्यूम के लिए डेल B और B दोनों चीज़ देखनी पड़ेंगी, लेंथ भी देखना पड़ेगा और डायमीटर भी देखना पड़ेगा। इसलिए लेंथ वाला जो सिस्टम हमारे पास है, डायमीटर हमारे पास नहीं है। देखो हम एक क्यों कर रहे हैं, उसके लिए हम रीज़न बताते हैं कि डेल B अपॉन B यही निकालना है ना अपन को, मेन तो यही है, 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज में चेंज होगा। आखिरकार इसको देखते हैं, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, तुम कहोगे πr²L, क्या हो गया πr²L। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें r भी चेंज हो रहा है, रेडियस भी चेंज हो रही है और लेंथ भी चेंज हो रही है। जब एक ही चीज़ में दो चीज़ें चेंज होती हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम लोगों को नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने डायमेंशन एनालिसिस वाला अच्छे से लेक्चर देखा जो मैंने पढ़ाया है, तो मैंने बताया था कि अगर वैसे इससे होगा तो वो लंबा जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि डेल B अपॉन B करना है ना, इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ वेरिएबल है उसको ले लो। हमने देखा कि R वेरिएबल है और L वेरिएबल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2R, देखो 2 डेल R, देखो ऐसे B अपॉन B, 2 डेल R अपॉन R प्लस डेल L अपॉन L। मुझे पता है कि ए वाला
पॉइंट तुम्हारे दिमाग में नहीं चमका होगा, पता है, कोई घबराने वाली बात थोड़ी है, पता है भाई। तो लेकिन मैंने तुम्हें बताया तो y इक्वल टू होता है a की पावर a, b की पावर b, b की पावर b और c की पावर c। अगर तुम डेल y अपॉन y लिखना चाहते हो तो इसकी पावर a डेल a अपॉन a प्लस b, a बड़ा b है, b डेल b अपॉन b और c डेल c अपॉन c। अगर ये किसी ने ढंग से देखा हो, या हम उसी क्वांटिटी को लेते हैं जो वेरिएबल होती हैं। कौन सी क्वांटिटी लेने हैं? जो क्वांटिटी वेरिएबल होती हैं उन्हीं को लेते हैं, उन्हीं को हम लिया जाता है। जो चीज़ कांस्टेंट होती है ना, उसे हम रिमूव कर देते हैं, उसको हम इस इक्वेशन में नहीं लिखते हैं। तो हमें क्या निकालना है कि डेल बी अपॉन बी, उसके लिए है आर अपॉन आर प्लस डेल एल अपॉन एल। इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो इसकी वैल्यू तुम किससे निकालोगे? आखिरकार डेल एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन में किसने रिलेशनशिप बना के दिया था? वो दिया था पोजीशन रेशियो में, इसलिए हम पोजीशन रेशियो का इसलिए यूज़ करेंगे। तो हमने देखा कि देखो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, कोई परेशानी कोई समस्या कोई नहीं आनी चाहिए। अब देखो, चाहे तुम इसे डेल डी अपॉन डी डायमीटर लिख लो या फिर डेल आर अपॉन आर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि रेशियो तो दोनों से बराबर ही तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे मान लो किसी का डायमीटर था 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 हो जाएगा, 5 है। इसमें चेंजेस कितना का देखने को मिला? इसका डायमीटर हो गया 8 सेंटीमीटर का, इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया होगा? 4 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले डेल डी अपॉन डी निकालते हैं। तो तुम क्या निकालोगे आखिरकार? डायमीटर में 8 माइनस 10 -2 अपॉन इनिशियल डायमीटर 10, तो कितने का आ रहा है? -0.2 का। कन्फर्म। अगर हम निकालते हैं डेल आर अपॉन आर, तो क्या होता है? बताओ क्या होता है? डेल आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? डेल आर इक्वल टू क्या होगा? 4 -5 -1 आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि -1 अपॉन इनिशियल रेडियस कितना था? 5। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर आएगा -0.2। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि चाहे तुम यहाँ से इससे निकालो या फिर इससे निकालो, लेटरल स्ट्रेन सेम ही आने वाली है। क्या आने वाली है? लेटरल स्ट्रेन सेम आएगी। तो हम लोग इस कंडीशन को ऐसे लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पोजीशन रेशियो इक्वल टू डेल आर अपॉन आर डेल एल अपॉन एल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। तो हमने क्या देखा? डेल आर अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा? डेल एल अपॉन एल। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ नेगेटिव का साइन लगा लो। तो जब तुम सॉल्व करोगे 0.5 इंटू 10 की पावर 0.5 इंटू और 2 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -3। तो वैल्यू हमें क्या देखने को मिली? -1 इंटू 10 की पावर -3। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, हमने आराम से निकाल लिया है। कन्फर्म ना? कुछ नहीं, देखो इसकी वैल्यू ये रही है, इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से है 2 इंटू 10 की पावर -3, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है -1 इंटू 10 की पावर -3। इसका मतलब है तुम यहाँ ये भी देख सकते हो कौन सा नेचर है। यहाँ इसकी हेल्प से तुम देख सकते हो कि आखिरकार कौन सा नेचर है। यहाँ क्या हो रहा है? रेडियस हो रहा है जो वो डिक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? रेडियस यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब लेंथ इसकी इंक्रीज़ हो रही है। रेडियस इसका डिक्रीज़ हो रहा है, लेंथ इसकी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब यहाँ हो रहा है एलोंगेशन। एलोंगेशन मतलब कि यहाँ इसी ऑब्जेक्ट को जो भी वायर है उसे खींचा जा रहा है, वो सब ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? डेल बी अपॉन बी इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -1 इंटू 10 की पावर -3। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 इंटू
10⁻³ तो इत्तेफाक से हम क्या देखते हैं कि -2 × 10⁻³ और +2 × 10⁻³ तो इसका आंसर आया है 0। मतलब डेल v/v की वैल्यू आ रही है 0। इसी चीज़ को तुम परसेंटेज में लिखना चाहो तो क्या, कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0% इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब कोई मुझसे पूछ सकता है कि सर ये वॉल्यूम 0 क्यों आया है, क्योंकि वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीमेंट देखने को क्यों नहीं आया है। क्योंकि बेटा यहाँ ना वॉल्यूम, क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल जब सेम है तो उसके वॉल्यूम में चाहे तुम कंप्रेस करो एक्सपेंड करो, वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिरकार हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये वाली वीडियो अगर समझ में नहीं आई हुई, वाला लॉजिक समझ में नहीं आया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लें, क्लियर हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि एक ही क्वेश्चन ने तुम्हारा काफ़ी हद तक सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। और भी कोई क्वेश्चन और भी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो अब तो नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।